नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल। यानी कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने बहुत सारी बेसिक टर्म्स के बारे में सीख लिया था। लास्ट लेक्चर में जो टर्म्स हमने सीखी थी बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले पूरे चैप्टर के लिए। अगर आपको पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है इस लेक्चर को समझने के लिए, ठीक है। सो आप पहले पिछले वाला लेक्चर जो है सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का वो आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, जहां पर हमने बहुत सारी बेसिक्स टर्म को डिस्कस किया है, ठीक है। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि मेंडल ने कितने कैरेक्टरिस्टिक को पी प्लांट के अंदर स्टडी किया था। तो हमने वहां पर बात करी थी कि मेंडल ने डिटेल में 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। वो कैरेक्टर्स थे प्लांट हाइट, पॉड शेप, पॉड का कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, सीड का कलर और सीड का शेप। ये 7 कैरेक्टर्स जो हैं मेंडल ने स्टडी किए थे। फिर हमने बच्चों डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर कि कितनी ट्रेड्स थी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कितनी थी। तो हम पिछले लेक्चर में ये बात भी बच्चों पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का जो नंबर था वो था 14। क्योंकि जब हम इन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हर एक कैरेक्टर में एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं अपने 14 ट्रेड्स। और बच्चों अगर हम बात करते हैं कि मेंडल ने कितनी प्योर लाइंस को क्रिएट किया था, प्योर लाइंस कितनी थी बच्चों? प्योर लाइंस वर 14। मेंडल ने 14 प्योर लाइंस बनाई थी। प्योर लाइंस का मतलब था कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, ट्रेट के लिए ये प्लांट्स जो थे वो थे अपने होमोजाइगस। बार बार प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई और फाइनली अल्टीमेटली ये देखा कि इनके अंदर ये कैरेक्टर जो है वो बैठ चुका है, होमोजाइगस कंडीशन जो है बैठ चुकी है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं क्योंकि काफी पहले लेक्चर पढ़ा था। तो ये नीट का बच्चों PYQ है, ये आया हुआ है कि मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पे जो है स्टडी करी है। तो एक बार ये देख लेते हैं। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स, ये PYQ है नीट का। सो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स मेंडल ने बनाए थे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मैम किस तरीके से टॉल प्लांट की प्योर लाइन बनाई गई होगी, अगर हम बात करते हैं एक टॉल प्लांट की जो कि होमोजाइगस है, मेंडल ने इनकी बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। एक टॉल प्लांट जो कि होमोजाइगस है उसकी बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाकर यह देखा गया कि जो अगली जनरेशंस वाले बच्चे हैं वो भी टॉल ही बन रहे हैं। फिर जो ये टॉल प्लांट में ना इसकी दोबारा से सेल्फ पॉलिनेशन करवा के ये देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन वाले प्लांट्स हैं वो भी टॉल ही हैं। इस तरीके से होमोजाइगस टॉल प्लांट्स की बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवा के कंफर्म किया गया कि ये प्लांट जो हैं या इनकी प्रोजेनीज जो हैं वो भी होमोजाइगस होने वाली हैं फॉर दिस स्पेसिफिक ट्रेट। इसी तरीके से मेंडल ने बच्चों 14 ट्रेट्स के लिए 14 ही प्योर लाइंस क्रिएट करी हैं, ठीक है। 14 ट्रेट्स कौन से हैं? अगर हाइट की बात करते हैं तो टॉल और शॉर्ट, टॉल के लिए अलग प्योर लाइन, शॉर्ट के लिए अलग प्योर लाइन। इसी तरीके से सीड, पॉड और जो फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं उन सभी के लिए बच्चों सेपरेट प्योर लाइंस बनाई गई थी, ठीक है। चलिए बच्चों फिर शुरू कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखिए, अब जब बच्चों हम मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं तो मेंडल ने अपने सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो स्टार्ट किए हैं ऐसे प्लांट्स के साथ जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए बच्चों होते हैं प्योर लाइन या फिर होमोजाइगस। देखिए, यहां पर हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं बच्चों वन जीन का इनहेरिटेंस। हमें एक बात पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक स्पेसिफिक जीन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है ना। एक जीन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए कोड करता है, प्रोटीन्स बनाता है, ये बात हमें पता है। देखिए, जब हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं वन जीन की बच्चों तो हम यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों प्लांट हाइट का।
तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने, अगर हम वन जीन का इनहेरिटेंस पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं प्लांट हाइट का। अब प्लांट हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है, हमें पता है इसके अंदर हमारी दो ट्रेट्स पॉसिबल हैं। डोमिनेंट ट्रेट होती है टॉल होना और रिसेसिव ट्रेट है बच्चों यहां पर ड्वार्फ होना। ये चीज पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जब एक जीन का इनहेरिटेंस स्टडी किया था बच्चों, एक जीन का इनहेरिटेंस स्टडी करने का मतलब ये है, मेंडल ने ये देखा था कि अगर हम एक किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक जीन की स्टडी कर रहे हैं, तो वो आगे फर्दर न्यू जनरेशंस के अंदर या फिर नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर वो कैरेक्टर किस तरीके से एक्सप्रेस होता है। ठीक है, सो वो चीज हम यहां पर बच्चों स्टडी करने वाले हैं। देखिए मेंडल ने जब शुरू में अपना जो फर्स्ट इन्होंने यहां पर एक्सपेरिमेंट की, जब भी शुरुआत करी है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, वहां पर इन्होंने लिए होमोजाइगस पेरेंट्स। सो अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चों पेरेंट्स की, सो मेंडल का क्रॉस जो है इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद होमोजाइगस कंडीशन। सो पेरेंट्स जो हैं वो है टॉल एक पेरेंट, और दूसरा पेरेंट जो है बच्चों वो है ड्वार्फ या फिर शॉर्ट। अब मेंडल का जो क्रॉस है वो स्टार्ट होता है होमोजाइगस कंडीशन के साथ, क्योंकि इन्होंने प्योर लाइंस बना ली थी। सो यहां पर जो टॉल पेरेंट है उसका जीनोटाइप हो जाने वाला है कैपिटल टी, और जो यहां पर शॉर्ट पेरेंट है या फिर डॉर्फ पेरेंट है उसका जीनोटाइप यहां पर हो जाने वाला है स्मॉल टी। हमने सिर्फ टॉल और शॉर्ट को ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक जीन का इनहेरिटेंस, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो ये कैरेक्टर है हाइट वाला, ये अगली जनरेशंस में किस तरीके से पास ऑन होता है। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है क्या होता है, पेरेंट्स से बनते हैं गैमीट्स, पेरेंट्स के अंदर होती है मियोसिस और बनते हैं गैमीट्स। तो गैमीट्स बनाना भी बच्चों हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। हमें पता है मैम गैमीट्स बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो हमें दो एलील्स दिए गए हैं, किसी भी पेरेंट के पास जो दो एलील्स हैं उनके बीच में मैम हमें दीवार खींच देनी है, उन दोनों को सेपरेट कर देना है। इसका मतलब ये जो टॉल पेरेंट है इसके जितने भी गैमीट्स होंगे सभी गैमीट्स के अंदर होने वाला है कैपिटल टी। इसी तरीके से बच्चों अगर हम शॉर्ट प्लांट की बात करते हैं तो शॉर्ट प्लांट के जीनोटाइप जो एलील्स हैं उनके बीच में हम एक दीवार खींचेंगे। यहां पर हमें दिख रहा है कि दोनों एलील्स एक जैसे हैं, इसीलिए जो गैमीट्स बनेंगे उनके अंदर भी एक ही टाइप का एलील हमें मिलने वाला है। ठीक है, पहले हमें क्या किया है, हमने ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो होमोजाइगस हैं किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या ट्रेट के लिए। सो यहां पर टॉल जो है वो है कैपिटल टी, शॉर्ट जो है वो है स्मॉल टी, क्योंकि मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट किए थे विद होमोजाइगस कंडीशन या फिर प्योर लाइन। ठीक है, गैमीट्स हमने बना लिए हैं। अब हमें पता है अगर हमें इनके बच्चे बनवाने हैं, ये मेल पेरेंट है, से फॉर एग्जांपल ये फीमेल पेरेंट है, ये इनके दोनों के गैमीट्स हैं। अगर मेल पेरेंट के गैमीट की बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन, अगर फीमेल गैमीट की बात करते हैं तो एग, है ना, अभी के लिए मान लेते हैं। अब आपको एक बात पता है, अगर इनके बच्चे पैदा करवाने हैं तो यहां पर क्या करवानी पड़ेगी, यहां पर करवानी पड़ेगी मैम फर्टिलाइजेशन। मियोसिस से बने हैं गैमीट्स, मियोसिस से बने हैं गैमीट्स और फर्टिलाइजेशन से होंगे, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन से बनता है मैम जाइगोट। तो जाइगोट क्या बन जाएगा बच्चों, जाइगोट हो जाएगा अपना ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब है या तो हम बोल सकते हैं हाइब्रिड जनरेशन, या फिर हम इसी को बोलते हैं बच्चों फीलियल 1 जनरेशन। ठीक है, सो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा मेंडल का, जब हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, कैपिटल टी आया है टॉल पेरेंट से, स्मॉल टी जो है वो आया है डॉर्फ पेरेंट से, और जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ है, जब पॉलन और एग दोनों आपस में मिक्स हुए हैं, तो यहां पर ये बना है जाइगोट, और जो ये जाइगोट बना है यही बच्चों बनाएगा यहां पर एक नया जनरेशन। तो ये हो गई है F1 जनरेशन। अब इसके बाद मेंडल ने क्या किया है, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे मेंडल ने कंटिन्यू किया है। अब ये मान सकते हैं कि ये सेकंड स्टेप है इस एक्सपेरिमेंट का। फिर मेंडल ने बच्चों कराई यहां पर एक्सपेरिमेंट में सेल्फिंग।
जो F1 जनरेशन है अपनी, F1 जनरेशन, उसकी करवाई है सेल्फिंग। देखिए यहां पर इस वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सेल्फिंग का क्या मतलब है। सेल्फिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन। जो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस प्लांट बना है उसकी सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट सेम फ्लावर और उसी सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है सेम स्टिग्मा पर लैंडिंग कराई जाती है। आगे इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपको अभी पढ़ाती हूं इसी लेक्चर में। अब अगर हम यहां पर इन दोनों की सेल्फिंग कराना चाह रहे हैं बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन कराना चाह रहे हैं, तो हमें यहां पर पहले यह देखना होगा कि गैमीट्स कितने टाइप के बनते हैं। अगर हम इस पेरेंट की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर हमारे पास होंगे दो टाइप के गैमीट्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसी तरीके से बच्चों अगर हम दूसरे पेरेंट की बात करते हैं, तो यहां पर भी हम अगर दीवार खींचेंगे तो हमारे पास होंगे दो टाइप के गैमीट्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये बात सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो भी हमें यहां पर एलील्स का पेयर दिया गया है पेरेंट के अंदर, उसको हमें बस क्या करना है, बीच में एक लाइन खींचनी है और वो दो एलील्स जो सेपरेट होंगे वो दोनों एलील्स सेपरेट होकर जाएंगे अलग अलग गैमीट्स के अंदर। अगर होमोजाइगस पेरेंट है तो सारे गैमीट्स एक जैसे होंगे, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट है बच्चों तो 50% गैमीट्स एक जैसे होंगे और जो बाकी बचे हुए 50% है वो एक जैसे होंगे। जैसे यहां पर देख सकते हैं ये एक हेट्रोजाइगस पेरेंट्स है, ये दोनों क्या है, दोनों हेट्रोजाइगस पेरेंट है यहां पर। तो आप देख सकते हो यहां पर जो गैमीट्स बन रहे हैं दोनों कैसे बन रहे हैं, 50% कैपिटल टी वाले 50% स्मॉल टी वाले। ऐसे ही यहां पर आधे बनेंगे कैपिटल टी वाले और आधे बनेंगे स्मॉल टी वाले, ठीक है। अब बच्चों हमें बनाने हैं यहां पर पॉसिबल जीनोटाइप्स, है ना। हमें क्या बनाना है, जीनोटाइप हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसको हम अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिखते हैं वो होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप को हम कभी भी बाहर से देखकर नहीं बता सकते हैं, ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। देखिए अब हमें ये पता है जो F1 जनरेशन थी, फीलियल 1 जनरेशन या फिर हाइब्रिड जनरेशन, उसमें मैम कैपिटल टी और स्मॉल टी था, है ना। अगर इस प्लांट को हम बाहर से देखते हैं तो कैसा दिखने वाला है बच्चों, ये हमें दिखने वाला है टॉल। अब हमने कराई इनकी सेल्फिंग। अब हमें यहां पर यह बताना है कि इनकी सेल्फिंग के बाद जो जनरेशन बनती है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग F2 जनरेशन, यानी कि फीलियल 2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अब आप मुझे यहां पर सोचकर यह बताइए कि यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जाइगोट की या फिर ऑफस्प्रिंग की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर हैं। देखिए यहां पर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या किस किस टाइप के यहां पर जो ऑफस्प्रिंग है वो बन सकते हैं। ये पहला पेरेंट है, ये इसका कैपिटल टी वाला गैमीट है, ये इसका कैपिटल टी वाला जो गैमीट है मैम ये फर्टिलाइज कर सकता है इस वाले स्मॉल टी को, क्योंकि से फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं ये फीमेल प्लांट है, इसको मान लिया ये फीमेल प्लांट है, क्योंकि दो हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं एक ही प्लांट की, ठीक है। सो यहां पर इसके पास भी 2 टाइप के गैमीट्स हैं, इसके पास भी 2 टाइप के गैमीट्स हैं, तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये कैपिटल टी वाला इस कैपिटल टी वाले को फर्टिलाइज कर दे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, ये कैपिटल टी वाला इस स्मॉल टी वाले को फर्टिलाइज कर दे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, ये स्मॉल टी और कैपिटल टी एक दूसरे को फर्टिलाइज कर दें। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है ये स्मॉल टी जो है मैम ये इस स्मॉल टी को फर्टिलाइज कर दे। तो यहां पर अगर हम F2 जनरेशन देखते हैं बच्चों, F2 जनरेशन में हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर हम ध्यान देते हैं यहां पर मैम ये 2 तो एक जैसे हैं, ये डिफरेंट है और वो वाला डिफरेंट है, तो हम यहां पर इन प्लांट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों टॉल होने की वो कितनी है। अगर हम इसकी बात करते हैं यहां पर टॉल होने की प्रोबेबिलिटी है यहां पर 3/4 और यहां पर डॉफ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है अपनी 1/4, ठीक है। 4 में से एक बच्चा जो है, 4 में से एक पौधा जो है या बच्चा पौधा जो है वो शॉर्ट होगा, लेकिन ये 3 पौधे जो हैं बच्चों ये कैसे होंगे, ये होंगे टॉल। अगर परसेंटेज की टर्म्स में लिखते हैं तो 75% विल बी टॉल एंड 25% प्लांट्स विल बी शॉर्ट।
तो ये रिजल्ट आया है बच्चों हमारे पास फीलियल 2 जनरेशन का आफ्टर सेल्फिंग ऑफ हेट्रोजाइगोट। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस प्लांट की सेल्फिंग। तो ये पूरा क्रॉस था बच्चों जो मेंडल ने स्टडी किया। अगर हमें यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप वो पूछता है तो हमें यहां पर पता है इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका फिनोटाइप है दिस विल बी टॉल। ठीक है, अगर यहां पर हमसे बच्चों वो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा? देखिए, अगर वो हमें पूछता है, कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, नीट में आता रहता है कि F2 जनरेशन का आप जीनोटिपिक रेशो बताइए और F2 जनरेशन के अंदर बच्चों आप फिनोटिपिक रेशो बताइए, क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए, यहां पर आपको बहुत इजीली, अगर आपने लास्ट लेक्चर लगाया है तो आपको ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होगी। फिनोटिपिक रेशो की बात करते हैं तो मैम हम एक्सटर्नल कैरेक्टर की बात करते हैं, मतलब यहां पर हमारे पास कितने टाइप के कैरेक्टर्स हैं? टॉल और शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ। तो बच्चों टॉल कितने हैं यहां पर? 3 और शॉर्ट कितने हैं? 1 आउट ऑफ 4। तो रेशो क्या हो जाएगा? फिनोटिपिक रेशो विल बी 3:1, टॉल रेशो शॉर्ट विल बी 3:1। इसी तरीके से बच्चों अगर बात करते हैं जीनोटिपिक रेशो की, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जीनोटिपिक रेशो की तो हमारे पास कितने टाइप के जीनोटाइप हैं? एक जीनोटाइप है कैपिटल टी, दूसरा जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट जीनोटाइप है अपने पास स्मॉल टी। तो यहां पर अगर आपको रेशो पूछी जाएगी तो क्या आंसर होगा बच्चों? ये है 1, ये है बच्चों 2 और ये है अपना 1। तो जीनोटिपिक रेशो विल बी 1:2:1। कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो कैपिटल स्मॉल टी। तो दिस विल बी 1:2:1। सो ये आपको बहुत ही अच्छे से बच्चों पता होनी चाहिए कि जब हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टडी करते हैं तो हमारा जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो है वो क्या होता है। ये चीज हमें अच्छे से आनी ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे बहुत बार बच्चों पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। अब देखिए, ये तो क्रॉस था, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने क्या आउटपुट निकाला? इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने ये आउटपुट निकाला कि जब मैं क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा हूं टॉल और शॉर्ट की, तो F1 जनरेशन में मुझे एक ऐसा पौधा मिल रहा है जो टॉल है। ठीक है, यहां पर मुझे सिर्फ एक ही टाइप के सारे पौधे मिल रहे हैं, सारे के सारे पौधे टॉल हैं और टॉल भी इतने ही हैं बच्चों जितने पेरेंट्स थे। मतलब जो ये टॉल पौधा होगा मेरा वो बिल्कुल उतना ही टॉल होगा जितना मेरा ये वाला है। से फॉर एग्जांपल बच्चों, जो हमने पेरेंट्स में टॉल पौधा लिया है वो टॉल पौधा है अपना 4 सेंटीमीटर का, से फॉर एग्जांपल। सो यहां पर जो हमें प्लांट F1 जनरेशन में मिलेगा ना बच्चों, वो टॉल तो है लेकिन वो कितना टॉल है? वो उतना ही टॉल है जितना टॉल उसके पेरेंट्स हैं, जितना टॉल उसका टॉल पेरेंट है, इतना ही टॉल हमें ये वाला पौधा मिलने वाला है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि मैम यहां पर स्मॉल टी एक्सप्रेस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर लगता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो कैपिटल टी है उसने डोमिनेट कर दिया है स्मॉल टी के ऊपर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हल्का फुल्का बताया था। ठीक है, सो यहां पर मतलब जो हमारी F1 जनरेशन होगी वो प्लांट्स होने वाले हैं टॉल और उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दे विल बी हेट्रोजाइगस। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन वाज सरप्राइजिंग फॉर मेंडल। मेंडल ने ये बताया कि यहां पर मुझे वो कैरेक्टरिस्टिक भी मिली है जो मुझे F1 जनरेशन में नहीं मिली। F1 जनरेशन में देखिए ये नहीं मिला, ये हिडन था। F1 जनरेशन के अंदर ये कहीं ना कहीं हिडन था। F1 जनरेशन में कोई भी शॉर्ट प्लांट नहीं था, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर शॉर्ट प्लांट आया है। इसका मतलब इससे ये पता चला है मेंडल को कि जो हमारे टॉल और शॉर्ट ट्रेट्स थे उनमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है। जो टॉल वाला ट्रेट था वो F1 प्लांट के अंदर एज इट इज बैठा हुआ था, भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला होमोजाइगस कंडीशन में आने का, उसने तुरंत अपने आप को क्या किया है? एक्सप्रेस किया है। इसका मतलब इससे एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलती है कि एलील्स कभी भी आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। दे आर प्योरली सेग्रीगेटेड एंड सेपरेटेड।
ठीक है बच्चों, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि F2 जनरेशन में वो वाला ट्रेट भी एक्सप्रेस हुआ है जो F1 जनरेशन में नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी पूरी की पूरी बच्चों थ्योरी यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मैं आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 करके इसको लिखवा देती हूं। देखिए स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में मेंडल ने क्या किया है बच्चों, मेंडल क्रॉस्ड प्योर यानी कि होमोजाइगस टॉल एंड डॉफ प्लांट, टॉल एंड डॉफ प्लांट यानी कि शॉर्ट प्लांट और टॉल प्लांट की मेंडल ने कराई है क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग कराने के बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स जब आप किसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स एक दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आप लैंड करवा रहे हो बच्चों, तो क्या अल्टीमेट एम होता था, हमने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में कि मैम जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो अल्टीमेट जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है फ्रूट एंड सीड। तो मेंडल ने क्या किया, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली सीड्स वहां पर ऑब्टेन हुई हैं उन सीड्स को उन्होंने सो किया है सॉइल में और उनसे जो प्लांट्स मिले हैं उन प्लांट्स को देखा है कि वो कैसे हैं, वो ही है F1 जनरेशन। देखिए क्या किया है मेंडल ने, ही कलेक्टेड सीड्स produced and he collected seeds produced and grew them to generate, फिर उनको उगाया है, grew them to generate which generation बच्चों, grew them to generate F1 यानी कि फीलियल 1 और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, और हाइब्रिड जनरेशन। मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया टॉल और शॉर्ट के बीच में, और टॉल और शॉर्ट के बीच में क्रॉस करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, जो सीड्स मिली हैं, उन सीड्स को दोबारा से मिट्टी में बोया है और मिट्टी में बोने के बाद जो जनरेशन, जो प्लांट्स मिले हैं वो मिले हैं F1 जनरेशन या फिर हाइब्रिड जनरेशन। अब यहां पर मेंडल को क्या रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या रिजल्ट मिला मेंडल को, क्या रिजल्ट मिला बच्चों, सारे प्लांट्स कैसे थे, सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। तो मेंडल ने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया है वो लिखते हैं, मेंडल ऑब्जर्व दैट all the plants of F1 generation were tall और कैसे tall, like one of its parents, like one of their parents। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिली है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिली है, none of them were short। कोई भी पौधा F1 जनरेशन के अंदर शॉर्ट यानी कि डॉफ उनको नहीं मिला है। ठीक है, सो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है अपना फर्स्ट स्टेप का। अब स्टडी करते हैं सेकंड स्टेप को बच्चों। सेकंड स्टेप में मेंडल ने क्या किया, स्टेप 2 में क्या किया है, ही सेल्फ पॉलिनेटेड। फर्स्ट स्टेप में क्रॉस पॉलिनेशन करवाई है और सेकंड स्टेप में करवाया है सेल्फ पॉलिनेशन। ही सेल्फ पॉलिनेटेड F1 प्लांट्स, जो फीलियल 1 जनरेशन के प्लांट्स हैं यानी कि जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं उनकी इन्होंने करवाई है सेल्फ पॉलिनेशन। और फिर वही सेम तरीका बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद जो सीड्स मिली हैं उनको मिट्टी में उगाया और फिर जो प्लांट्स मिले हैं उनको ऑब्जर्व किया है। तो यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद इनको जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है वो ये है, सम प्लांट्स वर ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट, सम प्लांट्स वर ड्वार्फ which were not present in F1 जनरेशन। कुछ ऐसे पौधे देखने को मिले हैं जो F1 जनरेशन के अंदर नहीं थे। सम प्लांट्स वर ड्वार्फ विच वर नॉट प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। सो यहां पर ये सरप्राइजिंग चीज थी
किसके लिए बच्चों? मेंडल के लिए, कि कुछ ऐसे प्लांट्स में मिले हैं जो F1 जनरेशन में तो नहीं थे। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट जो थे वो टॉल थे, बट यहां पर कुछ ऐसे पौधे मिले हैं F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद जो हैं अपने शॉर्ट, जो सिर्फ और सिर्फ मिले हैं F2 जनरेशन के अंदर, दे वर एब्सेंट इन F1 जनरेशन। सो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों? इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमारा पूरा का पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो टॉल और शॉर्ट ट्रेट्स थे उनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है। क्या बच्चों, क्या पता चलता है? टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर expressed, tall and dwarf traits were expressed to their parental type, है ना? Tall and dwarf traits were expressed identical to their parental type. None of them were different from their parents. पेरेंट्स से बिल्कुल भी अलग नहीं थे बच्चे। कोई भी उनमें से इन बिटवीन हाइट का प्लांट नहीं था। नो इन बिटवीन हाइट प्लांट वर ऑब्टेन। इसका क्या मतलब बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो F2 जनरेशन में भी हमें पौधे मिले हैं ना, टॉल और शॉर्ट, जो सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे यहां पर F2 जनरेशन में जितने भी ये टॉल प्लांट्स हमें मिले थे बच्चों, ये सारे उतने ही टॉल थे जितना टॉल अपना इनिशियल पेरेंट था। और मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था 4 सेंटीमीटर। तो से फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे जो टॉल प्लांट है ये होने वाले हैं कितने बच्चों? ये सारे होने वाले हैं अपने 4 सेंटीमीटर के। ऐसा नहीं होगा जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं कि उनकी बीच की कोई हाइट हो, बीच की हाइट नहीं थी। अगर हमने इनिशियली पेरेंट्स को 4 सेंटीमीटर लिया है और छोटे पेरेंट को, स्मॉल पेरेंट को, ड्वार्फ पेरेंट को 1 सेंटीमीटर लिया है, तो हमें F2 जनरेशन के अंदर भी वही सेम हाइट्स ऑब्टेन हुई हैं। यहां पर जो ये ड्वार्फ प्लांट है वो रहने वाला है अपना 1 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि से फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरा जो ड्वार्फ प्लांट है वो था 1 सेंटीमीटर। ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ऑब्टेन हुआ है कि जो इनिशियल पेरेंट्स की हाइट थी, ठीक है, वही हाइट सेम ऑब्टेन हुई है F1 जनरेशन के अंदर, और वही बच्चों सेम हाइट ऑब्टेन हुई है F2 जनरेशन के अंदर। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं था जिसकी हाइट कहीं बीच में हो। 2 या 3 सेंटीमीटर की हाइट वाला कोई भी प्लांट मेंडल को ऑब्टेन नहीं हुआ। यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि जो F2 जनरेशन वाले प्लांट्स थे उनकी जो हाइट है वो बिल्कुल ही सिमिलर होने वाली है जैसे कि पेरेंट्स हैं। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। नन ऑफ देम वर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नो इन बिटवीन हाइट वर ऑब्टेन्ड। all plants were either tall or dwarf। ठीक है बच्चों, तो 4 सेंटीमीटर वाले पौधे मिले हैं, 1 सेंटीमीटर वाले हैं। अब यहां पर हम प्रोबेबिलिटी को भी बच्चों नोट कर लेते हैं एक बार कि प्रोबेबिलिटी क्या है। मैम जब नोट्स लिखने ही लगे हैं तो लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल प्लांट्स कितनी है? F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों। F2 जनरेशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, F2 जनरेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल प्लांट्स कितनी हो गई है? ये हो गई है मैम 3/4। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं बच्चों ड्वार्फ प्लांट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स तो कितनी हो जाएगी बच्चों? ड्वार्फ प्लांट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई है 1/4। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब 4 में से हमारा एक पौधा जो है वो होने वाला है ड्वार्फ, और 4 में से हमारा 3 पौधे जो हैं वो होने वाले हैं टॉल। ठीक है, तो आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो भी यहां पर क्लियर होना चाहिए। F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशो है टॉल रेशो शॉर्ट, कितना है बच्चों? 3/1। और अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करते हैं, कैपिटल T इज 1,
कैपिटल T स्मॉल t दे आर 2 इन नंबर एंड स्मॉल t दैट इज 1 इन नंबर। तो 4 प्लांट्स में से हमें 2 प्लांट जो हैं वो हेट्रोजाइगस यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज हमें बिल्कुल ही यहां पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बार इसको भी देख लेते हैं कि यहां से प्रोबेबिलिटी से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जरूरत नहीं है वैसे, आओ अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया है कि हमारा जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। से एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बच्चों वो क्रॉस होता है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, वो 2 इंडिविजुअल्स आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस उनके बीच में होता है। 2 इंडिविजुअल्स जिनका हम क्रॉस करा रहे हैं, जिनकी हम जेनेटिक मेटिंग करा रहे हैं आपस में और उनके बच्चे पैदा करवा रहे हैं, और बच्चों जो वो दोनों पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल सारे के सारे कैरेक्टर्स उनके सिमिलर हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़कर। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल की, तो हम हाइट वाला ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहां पर हमारे पास बच्चों 2 प्लांट हैं। एक प्लांट है अपना होमोजाइगस टॉल और दूसरा प्लांट है अपना होमोजाइगस शॉर्ट। ठीक है, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि दोनों प्लांट जो हैं होमोजाइगस हैं। अब जब मेंडल ने बच्चों स्टडी करी है, प्योर लाइंस बनाई हैं, तो प्योर लाइंस बनाने का मतलब ये है कि ये सिर्फ कैपिटल टी जो है वो कैरेक्टर इसका सेम है, यहां पर स्मॉल टी जो है वो सेम है, लेकिन बाकी जो 6 कैरेक्टर्स हैं बच्चों, बाकी कौन कौन से कैरेक्टर्स बचे हैं बताइए आप मुझे। हाइट के अलावा कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? से फॉर एग्जाम्पल हम फ्लावर की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, यहां पर भी फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है। ऐसे प्लांट्स के बीच का क्रॉस जो सिर्फ एक कैरेक्टर में डिफरेंट है लेकिन बाकी सभी कैरेक्टर्स उनके सेम है। अगर सीड के कलर की बात करते हैं, यहां पर भी येलो, यहां पर भी येलो। अगर सीड के शेप की बात करते हैं, यहां पर भी राउंड, यहां पर भी राउंड। फ्लावर के कलर की अगर बात करते हैं, यहां पर भी वॉयलेट, यहां पर भी वॉयलेट। डिफरेंट क्या है मैम इन दोनों प्लांट्स में? इन दोनों प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस है, वो है हाइट। ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट शॉर्ट है, बाकी 6 के 6 कैरेक्टर्स जो हैं बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, वो सभी सेम होने वाले हैं। सो ऐसे प्लांट्स के बीच के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहां पर ये दोनों प्लांट्स सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफरेंट है, बाकी सारे कैरेक्टर्स इनके सेम है। सो ये जो पौधा बन रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं मोनोहाइब्रिड, क्योंकि हमने इसको हाइब्रिड बनाया है फॉर 1 कैरेक्टर ओनली। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। लिखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है इट इज जेनेटिक मेटिंग और क्रॉस बिटवीन 2 individuals that differ only in 1 character. ये सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर में डिफर कर रहे हैं, बाकी इनके सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो सेम है। ठीक है, इससे हम पता क्या करना चाहते हैं बच्चों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की इंपॉर्टेंस क्या है मैम? बेसिकली बच्चों इससे हम ये पता करते हैं कि हमारा जो एक कैरेक्टर है वो अगली आने वाली जनरेशंस में किस तरीके से एक्सप्रेस करने वाला है। क्या बताता है बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये बताता है इट इज हेल्पफुल इन स्टडीइंग how a single character is passed from parents to offspring. पेरेंट से बच्चों के अंदर एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से पास होता है। जैसे हमने देखा कि दोनों पेरेंट जो हैं वो होमोजाइगस हैं, ये टॉल है ये शॉर्ट है। जो F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो सारे के सारे टॉल हैं, लेकिन बच्चों हमने F2 जनरेशन में ये देखा
कि 3 प्लांट जो है वो टॉल है और एक शॉर्ट भी है। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन की बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। तो मेंडल ने ये सब एक्सपेरिमेंट्स बहुत पहले ऑलरेडी कर चुके थे कि इस तरीके से जो है कैरेक्टर्स वो अगली जनरेशंस में जाते हैं अगर एक जीन की स्टडी करी जाए। ठीक है, सो ऐसे क्रॉस को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी आगे चलकर बच्चों हम डाईहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ेंगे, जहां पर हम डाईहाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर्स के लिए हम हाइब्रिड बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूं, वैसे हम लोग आगे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है जैसे ये राउंड और येलो सीड और ये रिंकल्ड और ग्रीन सीड, और जो यहां पर F1 जनरेशन में पौधा बनता है उसकी राउंड और येलो सीड्स होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड हमने बनाया है, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, इसको आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों कि मेंडल ने जो ये क्रॉस करवाए हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जो करवाई है, मैम स्टेप्स क्या फॉलो किए हैं। तो यहां पर बेसिकली बच्चों मेंडल ने अपनी इच्छा से प्लांट्स को चूज किया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेंडल ने चूज किया है ना अपने आप। उन्होंने एक होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया है, एक होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट लिया है और उन दोनों की फिर करवाई है क्रॉस पॉलिनेशन। सो हमें ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली है कि जब कोई साइंटिस्ट या कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी इच्छा से प्लांट्स का क्रॉस पॉलिनेशन करवाता है या अपनी इच्छा से उनकी मेटिंग करवाता है नई सीड्स या नए प्लांट्स बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो मेंडल ने बेसिकली जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स हैं अपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। मेंडल ने यहां पर अपनी इच्छा से मेल और फीमेल प्लांट को जो है चूज किया है। अब देखिए यहां पर मेंडल के जो अपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पी के फ्लावर के बारे में देखना होगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है। देखिए अगर हम पी के फ्लावर की बात करते हैं बच्चों, पी का जो फ्लावर है वो कैसा होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। और बायसेक्सुअल फ्लावर कैसा है बच्चों, बायसेक्सुअल फ्लावर जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर बना के देख लेते हैं। ठीक है, कैसा है, यहां पर मैम इस तरीके से है, ये इसका ओवरी, ओवरी के अंदर इस तरीके से मैम लगे हुए हैं क्या बच्चों, ओव्यूल्स। ओव्यूल ओवरी के बाद क्या होता था बच्चों, कौन सा पार्ट होता था, कार्पेल का ओवरी, ये ओवरी। ओवरी के बाद होता था मैम यहां पर स्टाइल, और स्टाइल के बाद एक छोटा सा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते थे स्टिग्मा। सो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया है पी प्लांट के कार्पल यानी कि पिस्टल का स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ा हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर बायसेक्सुअल फ्लावर है तो यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर बायसेक्सुअल फ्लावर है मैम तो यहां पर स्टेमिन भी होंगे, है ना। इस तरीके से क्या होंगे बच्चों, यहां पर स्टेमिन भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ड्रॉ किया ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये है अपने स्टेमिन का स्ट्रक्चर। और स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं, हम सबने पढ़े हुए हैं। जहां पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उसको बोलते हैं एंथर और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, सो इस तरीके से होता है अपना फ्लावर। और ऑफ कोर्स यहां पर क्या होंगी बच्चों, यहां पर पेटल्स भी होंगी, है ना। यहां पर पी के फ्लावर की पेटल्स भी होने वाली हैं। सो ऐसा सा कोई फ्लावर आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया हुआ है। इसका मतलब हमें यहां पर एक चीज क्लियर है कि जो पी का अपना फ्लावर होता है बच्चों वो कैसा होता है, वो होता है बायसेक्सुअल फ्लावर। एक ही फ्लावर के पास मेल गेमीट्स भी बनेंगे और फीमेल गेमीट्स भी बनेंगे। लेकिन यहां पर जब हम मेंडल के क्रॉस की बात कर रहे हैं बच्चों, मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई है, मतलब उन्होंने एक लिया है, उनके पास 2 पेरेंट्स हैं। देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है तो 2 अलग अलग प्लांट्स चाहिए, है ना। से फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पर 2 अलग अलग प्लांट हैं जिनको मेंडल ने अपनी स्टडी में यूज किया है, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। अब से फॉर एग्जाम्पल प्लांट 1 अपना जो है वो है मेल प्लांट, है ना। मेल प्लांट कौन सा होगा बच्चों, मेल प्लांट मैम वो होगा जिससे हम लोग लेने वाले हैं पॉलन ग्रेन्स। ऑफ कोर्स जहां से पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गेमीट्स आएंगे वो मेल प्लांट होगा।
और प्लांट 2 कौन सा होगा बच्चों? प्लांट 2 होगा मैम यहां पर अपना फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट कौन होगा बच्चों? फीमेल प्लांट वो होगा मैम जो देगा हमें क्या बनाकर? एग या फिर ओवम। अगर आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट के, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट स्टेप को देखें तो वहां पर यही तो हुआ है। दो प्लांट्स के बीच में मेंडल ने क्या करवाई है? दो प्लांट्स के बीच में मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई है। एक प्लांट वो जो प्योर टॉल था और दूसरा प्लांट वो जो प्योर शॉर्ट था, है ना? ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया बच्चों? हमें पता है दोनों प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। इसका मतलब अगर हमें फर्स्ट चैप्टर का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन याद है तो मेंडल ने यहां पर कुछ स्टेप्स को फॉलो किया है। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड देन अगेन रीबैगिंग टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब मैम जो मेल प्लांट है वो पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। तो मेल फ्लावर कैसा होगा बच्चों? एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। इसका मतलब मेल प्लांट के जो फ्लावर्स होंगे मैम उन पर अगर दोनों चीजें भी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर कार्पेल भी होगी और वहां पर अपने स्टेमिन भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमें। लेकिन बच्चों अगर हम दूसरे वाले प्लांट को फीमेल प्लांट बोल रहे हैं तो हमें इसके ऊपर कैसे फ्लावर्स लगवाने पड़ेंगे? इसके ऊपर मैम हमें लगाने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स, क्योंकि अगर इनके पास, तो क्या करना पड़ेगा? फीमेल फ्लावर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? फीमेल फ्लावर बनाने के लिए करनी पड़ेगी इमैस्कुलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर्स। एंथर्स को क्यों रिमूव कर रहे हैं बच्चों? अगर मैम एंथर्स रहेंगे और ये प्लांट भी पॉलन ग्रेन्स बनाएगा तो इसी के पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे इस स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें करनी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम चाहते हैं, या मेंडल ने चाहा था कि इस वाले प्लांट के आए पॉलन ग्रेन्स और इस वाले प्लांट की रहे एग। इसीलिए बच्चों जो मेंडल ने हमेशा फीमेल प्लांट यूज किया है उसके ऊपर हमेशा मिले हैं फीमेल फ्लावर्स, और वहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप परफॉर्म किया गया है जिसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। फीमेल प्लांट के ऊपर से हमेशा उतारे गए हैं कौन? हमेशा हटाए गए हैं एंथर्स। तो ये हो गया फीमेल प्लांट और ये हो गया अपना मेल प्लांट। ठीक है, सो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसका मतलब फीमेल फ्लावर्स कैसे होंगे? फीमेल फ्लावर्स मैम ऐसे होंगे जिनके ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ मिलने वाली है इस तरीके से कार्पेल। कार्पेल क्यों मिलने वाली है? क्योंकि वहां पे जो एंथर्स थे उनको हमने कर दिया है दूर, उनको हमने हटा दिया है। ठीक है, तो फ्लावर कैसा हो गया बच्चों? फ्लावर अब ऐसा हो गया है। पहले बाइसेक्सुअल ही था फ्लावर, लेकिन हमने जिसको फीमेल प्लांट माना है उसके हमने फीमेल्स फ्लावर बनवा दिए, उसके ऊपर से एंथर्स हमने हटा दिए। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट स्टेप क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट स्टेप हो गया है अपना इमैस्कुलेशन। अब ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ था। अब बताओ क्या करेंगे? अब हम वेट करेंगे। पहले हमने क्या किया? हमने जो फीमेल प्लांट है उसके फीमेल फ्लावर्स बनवाए हैं। फीमेल फ्लावर्स बनाने का मतलब है कि उसकी हमने कर दिया है इमैस्कुलेशन, एंथर्स को रिमूव कर दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब मैम हम कर देंगे इसकी बैगिंग, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई और पॉलन ग्रेन आकर इसको करे फर्टिलाइज, है ना। इसका जो एग है उसका हम कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहते हैं। इसके एग पर हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इसके पॉलन ग्रेन्स जाकर गिरे, इस डिजायर्ड प्लांट के पॉलन ग्रेन्स गिरे। ठीक है, सो क्या हुआ बच्चों? फर्स्ट स्टेप हो गया है इमैस्कुलेशन, सेकेंड स्टेप हो गया है यहां पर बैगिंग। किसकी बैगिंग? बैगिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसके हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया है, उन फ्लावर्स की कर दी है हमने बैगिंग। अब थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? थर्ड स्टेप में मैम हम क्या करवाते हैं? थर्ड स्टेप में हम जब इसके एंथर डिहाइस हो जाते हैं, एंथर बर्स्ट हो जाते हैं और यहां से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, इन पॉलन ग्रेन्स को हम ट्रांसफर करते हैं इसके स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि हम करते हैं डस्टिंग। ठीक है बच्चों, या पॉलिनेशन। सो थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों? थर्ड स्टेप यहां पर जो मेंडल ने परफॉर्म किया है वो है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। थर्ड स्टेप हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, या इसी को हमने फर्स्ट चैप्टर में किस नाम से पढ़ा है? डस्टिंग, या फिर यही क्या है बच्चों? इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। लेकिन यहां जो पॉलन ग्रेन्स है वो कैसे हैं? वो हैं डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स।
डिजायर्ड, है ना, मेंडल ने अपनी इच्छा से जो पॉलन ग्रेन्स चाहे वो गिरवाए हैं उसके स्टिग्मा के ऊपर। और फोर्थ स्टेप क्या होता है बच्चों? फोर्थ स्टेप होता है मैम यहां पर रीबैगिंग। बैग को हटाएंगे, पॉलन ग्रेन्स झड़वाएंगे, उसके ऊपर डस्टिंग करवाएंगे, यानी कि पॉलिनेशन होगी। और पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा बच्चों? पॉलिनेशन होने के बाद मैम पॉलन ग्रेन्स यहां पर गिरेंगे और यहां पर पॉलन ट्यूब बनेगी और यहां होगा फर्टिलाइजेशन और यहां बन जाएगा जाइगोट, है ना। और जब तक जाइगोट नहीं बनता, जाइगोट हमने डस्टिंग करवा दी, हम फिर से क्या करते हैं? हम फिर से कर देते हैं इसके ऊपर एक बैग को कवर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। ठीक है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन हम दोबारा से रीबैगिंग कर देंगे और हम वेट करेंगे। कब तक? हम वेट करेंगे अंटिल फ्रूट्स डेवलप। जब तक इस फ्लावर के फ्रूट्स नहीं बन जाते तब तक हम वेट करेंगे, हम इसके ऊपर से बैग को रिमूव नहीं करेंगे। और फिर जो सीड्स मिलेंगी हमें उस फ्रूट के अंदर से, उनको हम सॉ करके अपने रिजल्ट्स को देखेंगे। सो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में फॉलो किए हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है बच्चों जिसमें ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब है उनके अंदर या तो कार्पेल है या फिर सिर्फ स्टेमिन है, तो उसमें हमें फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। इमैस्कुलेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब फ्लावर्स बाइसेक्सुअल हो। ठीक है, सो इसका मतलब यहां पर हमारे डिजायर्ड प्लांट के पॉलन ग्रेन्स हैं और डिजायर्ड प्लांट के ही यहां पर हमारे क्या है बच्चों? एग। ठीक है, हमने उन दोनों की फर्टिलाइजेशन करवा के जो है बच्चे बनवाए हैं। मेंडल ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में यही स्टेप्स जो है फॉलो किए थे। तो यही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं बच्चों जो मेंडल ने फॉलो किए हैं। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, फिर डस्टिंग एंड देन फाइनली रीबैगिंग। और फाइनली जो फ्रूट्स मिले हैं, जो उनके अंदर सीड्स हैं, इन फ्रूट्स के अंदर फाइनली जो सीड्स बनी हैं, ये बना पॉड, और पॉड के अंदर हमें पता है लगती हैं बहुत सारी सीड्स। इन सीड्स को मेंडल ने फिर सो किया, है ना। ये फ्रूट है ना बच्चों, पॉड क्या होता है? ये है फ्रूट। ठीक है, पॉड। और इसके अंदर क्या है बच्चों? ये बहुत सारी, इसके अंदर है बहुत सारी सीड्स। अब बहुत सारी सीड्स को क्या किया मेंडल ने? ये सारी सीड्स को इन्होंने सो किया है मिट्टी के अंदर। और मिट्टी के अंदर कैसे रिजल्ट्स मिले बच्चों? और मिट्टी के अंदर सो करके इन्होंने देखा है, अगर F1 जनरेशन की बात करते हैं, F1 जनरेशन में सारे पौधे जो हैं वो मिले हैं टॉल। कितने टॉल? वही जैसे कि इनके पेरेंट्स टॉल थे, यानी कि 4 सेंटीमीटर। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4 सेंटीमीटर का, तो सारे के सारे जो पौधे मिलेंगे बच्चों इससे वो मिलेंगे टॉल। ठीक है, सारे प्लांट्स की जो हाइट है वो हमें एक जैसी यहां पर मिलने वाली है, सेम हाइट। ठीक है, सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज किए हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखिए ये आपका फ्लावर दिया हुआ है बच्चों, पी का फ्लावर ऐसा होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को जब पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, सारे स्टेप्स अच्छे से पढ़िए। देखिए ये पेटल्स हैं, ये स्टिग्मा, ये एंथर, ये स्टेमिन और ये कार्पेल। ठीक है, ये सीड्स हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन देंगी? यही बट फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएंगी मैम सीड्स। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर्स, इमैस्कुलेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन किसकी होती है बच्चों? इमैस्कुलेशन हमेशा करी जाती है फीमेल प्लांट के अंदर, यानी कि फीमेल पेरेंट के अंदर। फीमेल पेरेंट की हुई है इमैस्कुलेशन, उसके एंथर्स को रिमूव कर दिया है, उसके पास है सिर्फ और सिर्फ अब कार्पल, एंथर्स आपने हटा दिए हैं। फिर क्या हुआ है सेकंड स्टेप? ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में फिर हमने किया है ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन। यहां पर 1-2 स्टेप्स मिस किए हैं, बैगिंग वाला स्टेप जो है वो डायग्राम में नहीं दिखाया है, बट हमें पता है कि बैगिंग और रीबैगिंग वाले स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है कंटामिनेशन से बचने के लिए। अब देखिए फिर यहां पर क्या हुआ है बच्चों? फिर यहां पर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन के बाद रीबैगिंग करिए और जो फ्रूट बना है, ये देखिए ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बच्चों। ये जो फ्रूट बना है और इस फ्रूट के अंदर जो ये बहुत सारी सीड्स हैं, इन सीड्स को मेंडल ने फिर जमीन में क्या किया है? बोया है इस तरीके से, और इनसे ये पौधे बने हैं और सारे पौधे जो हैं वो एक जैसे हैं। तो आप मान सकते हैं कि F1 जनरेशन का ये रिजल्ट है, ये सारा रिजल्ट है F1 जनरेशन का। एक टॉल प्लांट, एक शॉर्ट प्लांट, ठीक है, एक की कर दी इमैस्कुलेशन, फिर उसके पॉलन ग्रेन्स झड़वाए, ठीक है, मेल प्लांट से, और फिर जो इस तरीके से फ्रूट बना है F1 जनरेशन में, जो F1 जनरेशन वाला प्लांट है वो इसी तरीके से बना है। ठीक है, जो सीड्स बनी है उन सीड्स को मिट्टी में बोया और ये हो गए हैं अपने F1 प्लांट।
ठीक है, ऐसा ये मान सकते हैं। फिर आगे क्या गया, फिर आगे सेकंड स्टेप में इसकी इसके साथ क्या करवाइए, या तो इसकी इसके साथ नहीं, हम सेल्फिंग पढ़ रहे हैं तो सेल्फिंग में क्या किया है, किसी भी एक प्लांट को चूज कर लीजिए इसमें से फॉर एग्जांपल इस प्लांट को चूज कर लिया है और इसी प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको इसी के स्टिग्मा पर गिरवाया गया है। इसी प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करवाया गया है, वो है सेकंड स्टेप जिसको बोल रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बार बार और भी टॉपिक्स के अंदर ये सेम कॉन्सेप्ट आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर देखिए क्या है, बेसिकली पनेट स्क्वायर बच्चों बहुत आसान बनाता है किसी भी क्रॉस को पढ़ने में, ये हमारी बहुत हेल्प करता है। मैंने अभी तक आपको ये बना के नहीं बताया है, बट अब मैं एक बार आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करने वाली हूं पनेट स्क्वायर की हेल्प से। पहले एक दो मोटी मोटी बातें लिख लेते हैं कि पनेट स्क्वायर बेसिकली होता क्या है। देखिए बेसिकली बच्चों जो ये पनेट स्क्वायर है ये किसने इसको डिजाइन किया था, पनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेसिस्ट। ब्रिटिश जेनेसिस्ट जिनका नाम था बच्चों क्या, जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पनेट। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए बच्चों इस स्क्वायर का नाम जो है वो पनेट स्क्वायर रखा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैम इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली है क्या ये। सो बच्चों बेसिकली जो पनेट स्क्वायर है वो क्या होता है, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली बच्चों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी, है ना। सो हम लिख सकते हैं इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द probability of genotypes of offspring in a cross। किसी भी क्रॉस के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग है, उनके जीनोटाइप की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, उसको ये हमें बताता है। बेसिकली बच्चों जो हम पनेट स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं तो हम यहां पर बेसिकली गैमीट्स को रोज और कॉलम्स के ऊपर लिखते हैं और जो हमें जीनोटाइप ऑब्टेन होता है उसको हम लिखते हैं बॉक्स के अंदर। चलिए मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करती हूं सेम उसी क्रॉस से जो हमने पढ़ लिया है। देखिए अब अगर हमें यहां पर, हमने मेंडल के क्रॉस में देखा है जब हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डिस्कस किया है कि मैम एक प्लांट होता है ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट, जिसको हमने लिखा ऐसे कैपिटल टी। मेंडल ने इसका क्रॉस करवाया किसके साथ बच्चों, मेंडल ने इसका क्रॉस करवाया है ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट के साथ, और उसका जीनोटाइप कैसा है, उसका जीनोटाइप है बच्चों यहां पर स्मॉल टी। अब देखिए हमें पता है ये जो पेरेंट्स हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है बच्चों, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है कि पेरेंट्स के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पेरेंट्स के अंदर जब गैमीट्स बनते हैं वो बनते हैं मियोसिस से। सो यहां पर इन दोनों पेरेंट्स के कुछ स्पेसिफिक सेल्स होंगे जिनके अंदर होने वाली है मियोसिस, और मियोसिस में हमें पता है कि जो एलील्स होते हैं ये एलील्स हैं। यहां पर देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट की तो यहां पर दोनों एलील सेम है। सो दोनों एलील सेपरेट या फिर सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से बिना किसी ब्लेंडिंग के, बिना किसी मिक्सिंग के। ऐसे ही यहां पर ये ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट है और इसके ये दो एलील्स हैं सेम टाइप के, ये क्या होंगे, ये दोनों सेग्रीगेट होंगे या फिर सेपरेट होंगे एक दूसरे से बिना किसी ब्लेंडिंग के, और ये आगे जाने वाले हैं इनके गैमीट्स के अंदर। अब देखिए यहां पर बेसिकली पनेट स्क्वायर की क्या सिग्निफिकेंस है। पनेट स्क्वायर बच्चों बेसिकली एक ऐसा स्क्वायर है, उसको हम इस तरीके से बनाते हैं और इसके अंदर बनते हैं रोज एंड कॉलम्स इस तरीके से। सो हम क्या करते हैं, हम इन रोज एंड कॉलम्स के टॉप पर लिखते हैं गैमीट्स को। देखिए
इस साइड पर बच्चों हम लोग लिखेंगे इस वाले पेरेंट के गैमीट्स। यहां पर आपको पता है कि मैम जो हमारा ये फर्स्ट पेरेंट है इसके सारे गैमीट्स के पास क्या होगा बच्चों, कैपिटल टी, कैपिटल टी है ना। इसके गैमीट्स कैसे होंगे बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेरेंट की तो फर्स्ट पेरेंट के सारे जो गैमीट्स होंगे वो होंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। अगर हम दूसरे पेरेंट की बात करते हैं यहां पर, अगर मैम हम दूसरे पेरेंट की बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर सारे के सारे जो गैमीट्स होंगे वो होंगे अपने स्मॉल टी, स्मॉल टी। सो बेसिकली पनेट स्क्वायर हमें इस चीज में हेल्प करता है कि क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं किसी क्रॉस के अंदर, किसी क्रॉस के दौरान, और उस जीनोटाइप को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है। अब जो जीनोटाइप है वो कैसे लिखा जाता है, जो जीनोटाइप बच्चों होता है ऑफस्प्रिंग का वो लिखते हैं हम इन बॉक्स के अंदर और बॉटम के ऊपर, ठीक है। बॉटम में लिखते हैं हर एक बॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं कि मैम एक पेरेंट से आया कैपिटल टी और दूसरे पेरेंट से आया स्मॉल टी, तो बच्चा कैसा होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसी तरीके से अगर दूसरे बॉक्स को फिल करते हैं बच्चों, यहां से एक पेरेंट से आया कैपिटल टी और दूसरे पेरेंट से आता है स्मॉल टी, मतलब करना क्या है, पनेट स्क्वायर के जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनके टॉप पर हमें लिख देने हैं गैमीट्स। तो ये हमने गैमीट्स लिखे हैं, ये सारे क्या है बच्चों, गैमीट्स। और गैमीट्स बनते कैसे हैं, इधर लिख लेती हूं, हाँ जी, एलील्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट, एलील्स ऑफ अ पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विदाउट एनी ब्लेंडिंग, विदाउट एनी ब्लेंडिंग। काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसलिए मैंने अलग से यहां पर इसको लिख दिया है। हमें पता है गैमीट्स मियोसिस से बनते हैं और गैमीट्स जब किसी भी पेरेंट के जो गैमीट्स हैं, जो दो एलील्स हैं, वो जब भी सेपरेट होंगे वो बिना किसी मिक्सिंग के एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, बिना किसी ब्लेंडिंग के, जैसे यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर ये कैपिटल टी दो एलील्स हैं, तो सारे जितने गैमीट्स बनेंगे सबके अंदर कैपिटल टी जाने वाला है। यहां पर जो दूसरा पेरेंट है वो स्मॉल टी है, जितने गैमीट्स बनेंगे सबके अंदर स्मॉल टी जाने वाला है, सारे के सारे गैमीट्स के अंदर सेम एलील होगा, क्योंकि सेम टाइप के एलील्स है ना बच्चों, तो यहां पर भी सेम टाइप के गैमीट्स बनेंगे। अब यहां पर जीनोटाइप लिख लेते हैं इनका, इसका क्या जीनोटाइप होगा बच्चों, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहां पर भी जीनोटाइप होने वाला है कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मैम ये वाले पेरेंट्स के जो गैमीट्स हैं वो इस वाले पेरेंट के गैमीट्स के साथ फ्यूज करके ही तो बच्चे पैदा करेंगे। ये किसका जीनोटाइप है, दिस इज जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। तो क्या देख रहे हैं बच्चों, जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन जो है मैम वो है सेम, है ना। F1 जनरेशन का जीनोटाइप है कैपिटल टी, स्मॉल टी, और सारे के सारे प्लांट जो है वो है टॉल, बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे। कोई भी जीनोटाइप जो है या फिनोटाइप जो है F1 जनरेशन का वो डिफरेंट नहीं है, वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसा है। अब बच्चों बना लेते हैं पनेट स्क्वायर को F2 जनरेशन के लिए। इसके बाद मेंडल ने क्या किया, इसके बाद मेंडल ने करी सेल्फिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग करी। अब इसको पनेट स्क्वायर पे बना लेते हैं। इसको बताने को मैं आपको पहले भी बता सकती थी, बट बच्चों वहां पर बहुत ज्यादा खिचड़ी पक सकती थी, इसलिए मैंने वहां पर आपको ये चीज नहीं एक्सप्लेन करी। इसको मैं अलग से एक्सप्लेन आपको कर रही हूं। देखिए ये हो गया है अपना पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर पे क्या लिखते हैं बच्चों, पनेट स्क्वायर पे अपन लिखते हैं यहां पर सारे के सारे गैमीट्स। कुछ गैमीट्स को लिखा जाता है इधर, एक पेरेंट के गैमीट्स को इधर लिख देंगे और दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को इस साइड पर लिखा जाता है। इस स्क्वायर की एक साइड पर एक पेरेंट से गैमीट लिखे जाएंगे और इस स्क्वायर की दूसरी साइड पर हम किसी दूसरे पेरेंट के या फिर जो दो पेरेंट का क्रॉस आपस में चल रहा है उनके हम गैमीट्स लिख देंगे। देखिए यहां पर बताइए इस वाले पेरेंट से कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे बच्चों, इस वाले पेरेंट से बनेंगे दो टाइप के गैमीट्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर इस वाले पेरेंट के गैमीट्स की बात करते हैं यहां पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। मैंने आपको एक चीज बता दी है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, सेकंड में भी पढ़ी है, और अभी अब फिर क्लियर कर लीजिए इसको। किसी भी पेरेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद बनते हैं गैमीट्स।
गैमीट्स के अंदर पेरेंट्स के अंदर जो एलील का पेयर है, हर एक गैमीट के अंदर एक ही एलील जाने वाला है। कभी भी किसी एक गैमीट के अंदर दो सेम कैरेक्टर के एलील्स नहीं जाते हैं। एलील्स ऑलवेज सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विदाउट एनी ब्लेंडिंग। ठीक है, सो इस तरीके से हम एक पनिट स्क्वायर बनाकर इस पेरेंट के दोनों गैमीट्स को हमने यहां लिख लिया है और इस पेरेंट के हमने दोनों गैमीट्स को यहां लिख लिया इस तरीके से। अब हम इनका जीनोटाइप लिख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक पेरेंट से कैपिटल टी आया और दूसरे पेरेंट से आया कैपिटल टी, तो बताइए बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा? तो बच्चे का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी। अगर एक पेरेंट से स्मॉल टी आया, दूसरे पेरेंट से कैपिटल टी आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है बच्चों, हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। हम हमेशा डोमिनेंट एलील को यानी कि कैपिटल वाले को ही पहले लिखते हैं। कई बच्चे इसको हमेशा ऐसे लिखते रहते हैं, वो गलत तरीका है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन इज दिस वन, यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर फर्स्ट देन स्मॉल लेटर। मतलब ये जो डोमिनेंट वाला है हमारा एलील, इसको हम पहले लिखेंगे और रिसेसिव वाले एलील को हम हमेशा बाद में लिखते हैं। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहां पर बताइए जरा, यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर कैसा जीनोटाइप बनेगा? जीनोटाइप को हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, पनिट स्क्वायर के अंदर। इससे आया कैपिटल टी, दूसरे पेरेंट से आया कौन सा बच्चों? दूसरे पेरेंट से आया स्मॉल टी। ठीक है, अगर यहां पर बात करते हैं तो यहां पर दोनों पेरेंट से मैम स्मॉल टी आ रहा है। सो इस तरीके से ये हो गए हैं बच्चों अपने जीनोटाइप्स। किसके? ये जीनोटाइप्स हो गए हैं अपने F2 जनरेशन के। हमें पता है सेल्फिंग के बाद बनती है F2 जनरेशन। तो इस तरीके से एक पनिट स्क्वायर के अंदर हम लोग बना लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये चीज तो वैसे भी लिखनी आसानी थी, नॉर्मली जैसे पहले लिखा था। अभी तो आसान है बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करते हैं, वहां पर आप देखिएगा, अगर हम वैसे ही पहले की तरह की इधर से टी ले लो, इधर से टी ले लो, बिना पनिट स्क्वायर के अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप्स को दिखाएंगे तो दैट सीम्स इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो को वहां पर सॉल्व करना। सो वो हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। इसकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है पनिट स्क्वायर की। ठीक है, देखिए तो यहां पर हमें पता चल गया है ये पौधा क्या हो जाएगा बच्चों? ये पौधा हो जाएगा टॉल। यहां पर ये कैपिटल टी जो है ये इसके ऊपर डोमिनेंट है स्मॉल वाले के, ये भी टॉल हो जाएगा। ये वाला पौधा भी टॉल हो जाएगा और ये वाला पौधा हो जाएगा ड्वार्फ। ठीक है, सो इस तरीके से हम पनिट स्क्वायर की हेल्प से इजीली जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी है बच्चों? यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी है अगर होमोजाइगस पेरेंट्स हैं तो उनके गैमीट्स एक जैसे बनते हैं। लेकिन अगर बच्चों हेट्रोजाइगस कंडीशन है, पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस है, जैसा कि हमने F1 की सेल्फिंग में देखा, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यह पता चलती है कि मैम जो हेट्रोजाइगस पेरेंट होते हैं वो दो टाइप के गैमीट्स बना रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से बच्चों ये भी हेट्रोजाइगस पेरेंट है, ये भी दो टाइप के एलील्स बना रहे हैं या दो टाइप के गैमीट्स बना रहे हैं बेसिकली, है ना। सो अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगोट हैं तो यहां पर बनते हैं टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। अब यहां पर अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं इनके फर्टिलाइजेशन की तो क्या होगी बच्चों? यहां पर देखिए जो कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। 50% चांसेस हैं कि ये वाला कैपिटल टी जो है वो फर्टिलाइज करेगा इस वाले कैपिटल टी को, और इसी कैपिटल टी के बच्चों 50% चांसेस हैं कि ये फर्टिलाइज करेगा स्मॉल टी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रही हूं। इसी तरीके से बच्चों जो पहले पेरेंट का स्मॉल टी वाला गैमीट है, ऐसा गैमीट जिसके अंदर स्मॉल टी वाला एलील है, इसके भी 50% चांसेस हैं कि ये फर्टिलाइज करेगा कैपिटल टी को, और इसी वाले स्मॉल टी वाले गैमीट के 50% चांसेस हैं कि वो स्मॉल टी वाले को ही फर्टिलाइज करेगा। अब इनमें से क्या होगा बच्चों? एक पेरेंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन जिसको हम मेल पेरेंट कह रहे हैं, और दूसरा पेरेंट यहां पर प्रोड्यूस करने वाला है ओवम। तो हमें पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन का मतलब ही ये होता है
फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मैम जो मेल गैमीट होते हैं वो फ्यूज करते हैं किसके साथ, वो फ्यूज करते हैं फीमेल गैमीट के साथ और बनाते हैं एक जाइगोट। और जाइगोट से हमें पता है क्या होगा बच्चों, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो जो है वो बनाने वाला है ऑफस्प्रिंग। सो प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा बच्चों, प्लांट का जीनोटाइप वही होगा जो जीनोटाइप होगा अपना जाइगोट का। प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, प्लांट का जीनोटाइप वही होगा जो होगा जाइगोट का। तो यहां पर देख लेते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ये इसको फर्टिलाइज करता है तो क्या बनेगा बच्चों, तो बनेगा कैपिटल टी वाला जाइगोट। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी को करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जाइगोट। और यहां पर भी पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर चांसेस होंगे कि स्मॉल टी वाला जाइगोट बनेगा। और जैसा जाइगोट बनेगा वैसा ही बच्चों क्या बनेगा, वैसा ही प्लांट बनेगा। सो यहां पर F2 जनरेशन में 3 बनेंगे टॉल प्लांट, एक बनेगा शॉर्ट प्लांट, 25% एंड 75%। ठीक है, चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस। बेसिकली टेस्ट क्रॉस इन दोनों को पहचानने के लिए है, क्योंकि बच्चों हमें एक चीज पता है कि जीनोटाइप हमें आंखों से नहीं दिख रहा है, तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये हेट्रोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस टॉल है। तो इस चीज को पता करने के लिए जीनोटाइप हमें नहीं पता होता है किसी प्लांट का। जब हम दो प्लांट्स को बाहर से देख रहे हैं तो हमें वो दोनों सेम दिख रहे हैं टॉल। जैसे यहां पर F2 जनरेशन वाले जो प्लांट्स हैं ये हमें टॉल दिख रहा है बाहर से, ये भी टॉल दिख रहा है और सेम हाइट है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये होमोजाइगस टॉल है और ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल है। तो इसके लिए बच्चों होता है टेस्ट क्रॉस। तो कल की क्लास में हम लोग टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे और कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ। ठीक है, मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें फर्स्ट लॉ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।